नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे और ये इसका 6th पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद इवेपोरेशन कैसे काउजिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट काउज करता है, ये भी चीज का समझेंगे। इवेपोरेशन काउज कूलिंग, ये कंसेप्ट भी समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे और ये आखिरी पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। ये इस पार्ट के बाद ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया है कि जैसे मैटर है वो अपने 3 स्टेज में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, वेपर होता है। जब भी कोई मैटर अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाता है, तो वहां पे उसको बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके फिनोमेना को वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। ओके, लेकिन इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि ये इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर लिक्विड है, अगर वेपर स्टेट में, अपने गैसेस स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आप दूसरे तरह से कंसेप्ट में समझिए। अगर डिफिनेशन की इसके हम लोग बात करते हैं, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। अपने बॉइलिंग, जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। ओके, लेकिन अगर वाटर वेपर में गैसेस स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाए 80 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, इवन 40 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर वेपर में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, तो इस फेनोमेना को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ये कॉमन फेनोमेना है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा घर में जो कपड़े होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उसको तार पे डाल दिया जाता है और वो धीरे धीरे सूख जाता है। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर पहुंचता नहीं है, लेकिन वाटर वहां से इवेपोरेट कर जाता है। इवेपोरेशन टर्म हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन इवेपोरेशन का मतलब टेक्निकल टर्म में, मतलब हम लोग साइंस के टर्म में अगर हम लोग समझेंगे तो इवेपोरेशन का मतलब होता है कि अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही अगर लिक्विड अपने वेपर स्टेट में चेंज कर जाता है, तो इस फेनोमेना को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए बॉइलिंग जो है और इवेपोरेशन है, मतलब कि वेपोराइजेशन होना और इवेपोराइजेशन होना में एक बेसिक डिफरेंस को और अच्छे से समझते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा बल्क फेनोमेना, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, पूरा के पूरा बल्क से यहाँ पे पूरा के पूरा जितना भी मैटर, ये सारा का सारा एक साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि हर जगह से इसमें वेपर बनने लगा। इसीलिए आप देखोगे कोई भी वाटर अगर आप बॉयल करते हैं तो उसके बॉटम से आप देखते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इवेपोरेशन वाला फेनोमेना में, जैसे कि आप कोई एक प्लेट में आप वाटर रख देते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ दिन भर लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उस प्लेट में से सारी पानी भाप बन के उड़ जाती है। तो ये हो जाता है इवेपोरेशन। इसमें बॉइलिंग नहीं होता, इसमें ओनली सरफेस फेनोमेना होता है, सिर्फ सरफेस पर से ये चीज होती है। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक लेयर धीरे धीरे सरफेस पर से इसके पार्टिकल्स से बने होते हैं कोई मैटर, वो उड़ते जाते हैं और धीरे धीरे पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाता है। हो सकता है कि किसी लिक्विड का वेपोराइजेशन फास्ट हो, किसी लिक्विड का वेपोराइजेशन स्लो हो, ये मैटर पे डिपेंड करता है कैसा लिक्विड है, नेचर क्या है उस लिक्विड का, उस पर डिपेंड करता है। अब ये समझते हैं कि वेपोराइजेशन क्यों होता है और ये कैसे होता है। आप ये समझ गए कि ये जो पूरा मैटर है, कोई भी मैटर आप ले लें, लिक्विड ले, जैसे यहाँ पे मैं वाटर का एग्जांपल लेता, वो पार्टिकल से बने में, H2O से बने, H2O मॉलिक्यूल से बने में। ओके, अब होता यह है कि उसमें रैंडम मोशन होते रहता है, लेकिन अगर वो कुछ पार्टिकल जो सरफेस पे है वो अगर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं बाकी वाले लिक्विड से, या फिर बाहर के टेम्परेचर या किसी भी तरह से गेन कर लेते हैं और वो वहां से स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को इवेपोरेशन करते हैं। और यही पूरा फेनोमेना होता है, रीजन होता है इवेपोरेशन क्यों होता है। इन केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, पूरा का पूरा बल्क में नहीं होगा, ये जो इवेपोरेशन फेनोमेना पूरा से नहीं होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा। ठीक है, सरफेस पे क्या होता है कि स्मॉल फ्रैक्शन, कुछ बहुत ही कम मात्रा में अगर कोई पार्टिकल, अगर जो रैंडम मोशन के कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वो तोड़ के वो बाहर की ओर निकल जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इसी फिनोमेना को, इसी जो पूरा प्रोसेस है, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस में मैंने समझा दिया कि कैसे इवेपोरेशन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस किस कारण से, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो इसमें मेनली 4 फैक्टर आ जाते हैं। सरफेस एरिया के कारण भी इवेपोरेशन इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के कारण भी, ह्यूमिडिटी के कारण भी, और विंड स्पीड के कारण। अब एक एक करके चारों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 2 कपड़े हैं आपके पास, ठीक है, दोनों सेम साइज के, दोनों को हमने पानी में भिगो दिया। ओके, अब क्या किया, एक को उसको मतलब बाइंड करके, लपेट के ही एक जगह रख दिया, और दूसरे कपड़े को फैला के अगर किसी जगह पे रख दिया या किसी तार पे डाल दिया, तो होगा क्या कि आप देखते होंगे ये जो फैला हुआ कपड़ा हार्डली 1 से 2 घंटे, अगर गर्मी का दिन है, हार्डली 1 से 2 घंटे में पूरा का पूरा ड्राई हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो बाइंड करके रखा, जिसको हम लोग फैलाया नहीं था, ठीक है, एक जगह इकट्ठित था, वो कपड़ा नहीं सूखता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। आप जो पूरे कपड़े को फैला दिए, उसके कारण उसका पूरा सरफेस पे ही उसमें से इवेपोरेशन होना शुरू हो गया। वाटर का जो वाटर उसमें थे वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने, इसी कारण सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा तेज हो गया। हाँ, वही जो कपड़ा रखा गया उसका तो सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू पूरे जो फैला हुआ कपड़ा तो उसमें कम था, इसी कारण उसमें इवेपोरेशन स्लो हुआ, और वो देर से सूखेगा वो भी, लेकिन वो रेट स्लो हो जाएगा। वो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है उसको सूखने में, लेकिन जो आप खुल के कपड़ा रख दिए थे, जो तार पे डाल दिए थे, वो जल्दी सूख जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कपड़े को धोने के बाद पसार देना चाहिए। तो इसलिए पसारा जाता है क्योंकि वो जल्दी से सूख जाए। तो इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है और वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए 1 गिलास ऑफ वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 1 गिलास ऑफ वाटर को ही अगर हम लोग किसी प्लेट में डाल देते हैं, ओके, तो प्लेट में डालने का क्या कारण क्या होगा कि वहां का जो प्लेट के ऊपर का जो वाटर का जो सरफेस है वो एयर से एक्सपोज होगा, वो ज्यादा सरफेस एरिया एज कंपेयर टू कप, ठीक है। कप का जो जितना मुंह होगा, उसका ऊपर का जो सर्किल जैसा देख रहे हैं, उसका कंपैरिजन में अगर आपका प्लेट का कंपैरिजन तो काफी बड़ा है प्लेट, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगी प्लेट में। इसी कारण कप में रखा हुआ पानी ज्यादा देर से इवेपोरेट होगा और प्लेट में रखा हुआ है तो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन हो जाता है। आप 1 गिलास पानी को अगर आप गिलास में करके रखते हैं तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक भी वो गिलास में पानी रह सकता है, लेकिन उसी पानी को अगर आप जमीन पे पूरा फेंक देते हैं, फैला देते हैं उसको, तो सरफेस एरिया आप एक्चुअली में बढ़ा रहे हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से होता ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है और पानी जल्दी सूख जाती है। घर में पोछा भी लगता है तो आप समझ सकते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि पानी का एक लेयर जैसा बिछ जाता है जमीन पे और वो तुरंत सूख जाता है, हार्डली 5 से 10 मिनट में वो सूख जाता है। जबकि उसी पानी को अगर आप एक जगह पर रख दें जिसमें सरफेस एरिया नहीं बढ़ता है तो वो पानी नहीं सूखेगा, बहुत टाइम लगेगा सूखने। तो ये हो गया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया के कारण बढ़ जाता है। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ये फिनोमेना होगी। बॉइलिंग पॉइंट होने पे 100 डिग्री रीच कर जाने पे तो सीधे वेपोराइजेशन ही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इवेपोरेशन का प्रोसेस बात कर रहे हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर की बात करें उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में होती है, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। कपड़े पे ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वही अगर विंटर डेज की बात करें तो कपड़े धीमे धीमे सूखते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो टेम्परेचर के कारण भी इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। अगला बात करें, अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। हवा में बहुत सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, बहुत सारे पार्टिकल, साथ साथ इस हवा में वाटर वेपर भी होती है, ठीक है। तो वाटर वेपर क्या है एक्चुअली वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं कि कितना वाटर है हवा में, वो अगर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वो अगर कम होगा हवा में पानी की मात्रा, वेपर की मात्रा, तो वो ह्यूमिडिटी लो होगा। तो ह्यूमिडिटी के कारण भी आप ये जो फैक्टर होता है, इवेपोरेशन का फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है, इवेपोरेशन डिपेंड करता है इस पे। आप इसको कंपैरिजन करने के लिए आप कपड़े का एग्जांपल से समझ सकते हैं
बारिश के दिनों में जब हवा में बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कपड़े बहुत लेट से सूखते हैं। इवन 2-2 दिन लग जाते हैं कपड़े को पूरी तरह से ड्राई होने में। और तब भी अगर आप 2 दिन के बाद भी देखो तो कपड़े छूने में हल्के हल्के गीले जैसे महसूस होते हैं। वो इसीलिए होता है कि हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। वही अगर ड्राई डेज की बात करें, जिस समय सूखा रहता है, जिस मौसम में, वहां पे आपका जल्दी से इवेपोरेशन हो जाएगा। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। तो इसी कारणवश तो रेनी सीजन में कपड़े जो है वो लेट से सूखते हैं एज कंपैरिजन टू ड्राई सीजन और समर सीजन, आप कह सकते हैं। अब अगला फैक्टर की बात करते हैं विंड स्पीड की। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हवा वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे भी आप जैसे कोई चाय पीता है, ठीक है, तो वो सॉसर में डाल के पीता है, तो उसको फूकता है, तो फूकने से हवा ब्लो करने से जो भी इवेपोरेशन का रेट होता है वो फास्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इवेपोरेटेड होते हुए जो पार्टिकल उसमें से निकले, वाटर के पार्टिकल निकले या फिर किसी भी लिक्विड के पार्टिकल निकले, तो वो ब्लो डाउन कर देता है, उसको वहां से हटा देता है, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। With increase in wind speed, the particle of water vapor moves away with the wind, ठीक है। तो वाटर वेपर, अगर यहाँ पे वाटर का एग्जांपल है, आप किसी भी लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो वाटर का जो पार्टिकल है, वो वाटर वेपर जो है वो विंड के साथ दूर चला जाता है, और वहां पे जो वाटर वेपर है वहां पे सराउंडिंग में वाटर वेपर की अमाउंट कम कर देता है, जिसके कारण वाटर वेपर ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट कर देता है। और कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें भी विंडी डेज जो होते हैं उसमें आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, या फिर आप घर में पोछा लगता है तो घर में पंखा चला दिया जाता है, तो उसके कारण जल्दी से जमीन सूख जाता है। या फिर आप, ये कॉमन फिनोमेना है कि जहां पे भी आप हवा चलती है तो वहां की पानी अगर है तो वो सूख जाती है। कोई चीज गीला होता है तो उसको बोला जाता है इसको हवा में रख दो, जल्दी सूख जाएगी, तो वो इसी फैक्टर के कारण यहाँ पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने 4 फैक्टर पढ़ा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इन्फ्लुएंस करता है, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ और घट जाता है। जैसे कि पहला हो गया सरफेस एरिया, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा हो गया टेम्परेचर, इसमें भी बढ़ जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी के कारण डिक्रीज हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लो ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड के कारण, मतलब कि हवा बहने के कारण इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नया फैक्टर, नया टॉपिक है इवेपोरेशन काउज कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन होने से जो बाकी के लिक्विड जो बच जाते हैं, ठीक है, वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट काउज होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं, ये कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज कूल एंड व्हाट इज हॉट, ठीक है। हमें कूल कोई चीज क्यों फील होता है और हमें कोई चीज हॉट क्यों फील होती है, ठीक है। जैसे आप अपने हाथ पे कोई जैसे आइस लगाते हैं, ठीक, आइस के क्यूब अपने हाथ पे रखते हैं तो आपको ठंड फील होती है। आप गर्म चाय पकड़ते हैं तो आपको हॉट फील होती है। ओके, ऐसा क्यों होता है? जब आप आइस क्यूब पकड़ते हैं, ठीक है, अपने हाथ में, तो वो आइस क्यूब आपके हाथ से हीट लेके अपने आप में एब्जॉर्ब करती है। मतलब कि अगर आपके हाथ से हीट लॉस हो रही है तो आपको ठंड फील होगी, ये कंसेप्ट है। अब वही इसका उल्टा कर दीजिए, अगर आप गर्म चाय की गिलास पकड़े हैं तो आपके हाथ में हीट गर्म चाय से टेम्परेचर, गर्म चाय के टेम्परेचर से आपके हाथ की टेम्परेचर तो कम है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी हीट। मतलब कि ग्लास ऑफ जो ग्लास है, टी का ग्लास है, वहां से आपके हाथ में हीट ट्रांसफर होगी, मतलब कि हीट आपके हाथ में एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब जब आपके हाथ में हीट एब्जॉर्ब होगी तो आपको हॉट फील होगा, ठीक है। जब जब हीट लॉस होगी हाथ से तो आपको कोल्ड फील होगा। तो यही कंसेप्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ठीक है। जब जब किसी बॉडी से, जैसे हमारी बॉडी है, तो इसी तरह से किसी दूसरे सबस्टांस या किसी दूसरे मैटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अपनी बॉडी को हटाते हैं, तो किसी भी बॉडी से अगर हीट लॉस्ट हो रही है, ठीक है, तो वो कूल होगी। अगर किसी बॉडी में अगर हम एक्सटर्नली हीट ऐड कर रहे हैं तो वो बॉडी हीटिंग होगी। तो ये सिंपल फिनोमेना। ओके, अब यहाँ पे इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट कैसे काउज होती है, इसको अब एक और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, इस वाले कंटेनर में इवेपोरेशन काउज हो रहा है। ओके,
टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, वो सरफेस फेनोमेना है, पहला चीज वो सरफेस से इवेपोरेट होगी। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल को इवेपोरेशन होने के लिए, मतलब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए 10 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हर पार्टिकल को 10 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन अभी 50 डिग्री है तो मान लीजिए 5 एनर्जी है हर एक पार्टिकल के पास। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये ऐसा कोई 100 और 10 और 5 होता नहीं है, वो तो जूल में नापा जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो 5 पूरे बल्क में है तो पूरे में 5 एनर्जी है। किसी भी लिक्विड का जो पार्टिकल है, वाटर का जो पार्टिकल, वो इवेपोरेट अभी के लिए नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि रैंडम मोशन इसमें होते रहता है, आपको मैंने पहले ही पढ़ा था पिछले पार्ट में, इसमें रैंडम मोशन होते रहता है। रैंडम मोशन होने के कारण जो सरफेस पे पार्टिकल पहुंचे हैं उनमें होगा ये कि रैंडम मोशन के कारण अगर उसमें थोड़ी सी एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, मतलब कि जो आसपास के जो मॉलिक्यूल है उससे वो एक एक पॉइंट एनर्जी वो ले लेता है। तो आसपास में 4 हो जाएंगे और उसके पास एक पार्टिकुलर पार्टी के पास अगर 10 हो गए, जैसे ही 10 रीच करेगा वो लीव कर देगा। तो यही बेसिक डीप में यही होता है। जैसे ही कोई सी पार्टिकल की एनर्जी लेवल उसकी लेटेंट हीट को पार कर जाती है, वो वहां से निकल जाता है। तो जैसे ही अब यहाँ से कोई पार्टिकल हीट लेके निकला, ठीक है, तो यहाँ से हीट लेके निकल रहा है ना बॉडी से, तो मैंने हॉट एंड कूल का कॉन्सेप्ट समझाया ना। जब हीट लॉस्ट हो रही है तो बॉडी कूल हो जाएगी। हमारे हीट से जब हाथ में हमने आइस क्यूब रखा था, तो आइस क्यूब रखने से हमें कोल्ड फील क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे हीट से लॉस हो रही थी हीट, और हीट जा रही थी आइस में। ठीक है, तो हमारे हीट से, हाथ से तो हीट निकल रही थी, उसी तरह से यहाँ से तो हीट निकल गई। एक एक पॉइंट सबका लेके चला गया। ये एक पार्टिकल पॉइंट है, वो 5 पार्टिकल का एक एक लेके चला गया। तो बचे हुए जो पार्टिकल है 5, उसके पास तो 4 बचे, 5 थे, 4 हो गए, थोड़ा सा तो लो हो गया ना। इसी कारण कूलिंग इफेक्ट काउज होता है। ठीक है, तो जब जब इवेपोरेशन होगा तो अपने पार्टिकल से ही वो एनर्जी लेके पार्टिकल निकलेगा। जो निकला पार्टिकल ऊपर के सरफेस से, वो अपने पूरे बल्क से ही एनर्जी लेके निकलेगा। तो इसी कारण से, और एनर्जी लेके निकला तो कूलिंग इफेक्ट होगी। इसी कारण से यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इसको हम लोग अगर डेफिनेशन में पढ़े, व्हेन लिक्विड गेट इवेपोरेटेड, ठीक है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, बाय टेकिंग एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे कौन सा लेटेंट हीट लगेगा? क्योंकि वेपर में चेंज हो रहा है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगेगा। फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बॉडी कॉज कूलिंग इफेक्ट। कॉन्टैक्ट बॉडी ये पूरा बल्क हो गया, और यहाँ से कोई भी पार्टिकल अगर इवेपोरेट होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेके चलेगा। वो 5 और 10 एनर्जी का जो मैंने कंसेप्ट बताया वो लेटेंट हीट वाला ही था। तो वहां से एनर्जी लेके जाएगा, तो वो पूरे बल्क को कूलिंग काउज करेगा। ठीक है, तो ये है पूरा कंसेप्ट। इवेपोरेशन में सरफेस फेनोमेना होता है, बॉइलिंग में पूरे बल्क से बॉयल होता है। तो ये तो आपको कंसेप्ट पता ही है। इवेपोरेशन काउज कूलिंग से अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आते रहे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आपको इवेपोरेशन काउज कूलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया और कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ये चीज समझ में आ गई है अभी तक, तो ये सारे क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन। एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर, जो हम लोग यूज करते हैं, गर्ल्स यूज करती है मेनली। तो ऑन योर पाम, अगर आप कभी ट्राई किया होगा अपने हाथ पे, या लड़कियां तो ट्राई करती हैं, अपने हाथ पे कभी आपने एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर डाला तो क्या होगा उसका? तो इवेपोरेशन ही होगा। ठीक है, वो इवेपोरेशन क्या करेगा, कैसे होगा कि आपके बॉडी से वो हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो उड़ जाएगा और आपके हाथ में कूलिंग इफेक्ट भी काउज करेगा। सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया। आफ्टर ए, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड। पानी छिड़कते हुए देखा होगा आप लोगों ने, कहीं गर्मी के दिनों में काफी दुकान के आगे या घर के आगे काफी छत पे या फिर पानी छिड़क देते हैं। तो इसीलिए कैसे रखते हैं कि जो वाटर है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वहां से इवेपोरेट करे और कूलिंग इफेक्ट काउज करे, बिकॉज इवेपोरेशन काउज कूलिंग। ठीक है, तो आंसर इसका दोनों का सेम ही हो जाएगा, द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। इसका जो आंसर है, जो छत पे क्यों वाटर छिड़कते हैं और जो शॉप्स के आगे, ये सब के आगे क्यों वाटर छिड़कते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का काफी ज्यादा होता है और ये काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके वहां से इवेपोरेट करेगा, तो कूलिंग काउज होगी। और भी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। तो डेजर्ट कूलर में भी वही सेम कंसेप्ट आ जाएगा, इवेपोरेशन काउज कूलिंग वाला। उसमें जो साइड की जालियां होती है जिसमें वाटर फ्लो होते रहता है और उसमें जब एयर फ्लो होती है तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट काउज हो जाता है।
हाउ डज अ वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, मटका जिसको कहते हैं, बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। तो अर्थन पॉट में होता यह है कि उसमें बहुत ही बारीक बारीक छेद होती है, उसके जो सरफेस होती है, मटका की जो सरफेस होती है उसमें बारीक बारीक बहुत छोटी छोटी छेद होती है, और उसमें इतनी छोटी होती है कि आप देख नहीं सकते उसको, लेकिन उस छोटी छेद में से मटके के अंदर रखा हुआ पानी धीरे धीरे बाहर की ओर आता है, और जैसे ही वो सरफेस पे आता है वो इवेपोरेट हो जाता है हवा के कारण। तो इवेपोरेशन होने के कारण वो कूलिंग काउज करता है। ऑब्वियस सी बात है, एकदम आइस तो नहीं बना देगा, लेकिन थोड़ी कूलिंग होगी, आप उसका इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। अगर आपने अर्थन पॉट का पानी पिया है कुछ देर रख के अर्थन पॉट में, तो वो कूलिंग हो जाता है। Why does your palm feel cold when you put some acetone और परफ्यूम, पेट्रोल और परफ्यूम on it? तो एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सब का वॉलेटाइल मटेरियल है, इनकी जो बहुत तेजी से ये इवेपोरेट हो जाते हैं, बहुत इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो काफी कम है, कम अमाउंट ऑफ हीट में ही ये इवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए हमारे सरफेस पे जल्दी से ये कूल हो जाते हैं, जल्दी से ये इवेपोरेट हो जाते हैं, और हमारे हाथ से हीट को भी बहुत तेजी से एब्जॉर्व करके ये इवेपोरेट हो जाता है। इसके कारण ये हमारे हाथ को कोल्ड फील कराते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन काउज कूलिंग। सेम आंसर है। वाई, अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। इसका आंसर मैंने अभी थोड़ा देर पहले वाला में बताया था, सरफेस एरिया वाला में, कि सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण ये रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, और उसके बाद हम अगर एयर ब्लो भी उस पर करते हैं, फूंक भी मारते हैं, तो उसके कारण विंड फ्लो भी बढ़ा देते हैं, उसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन को हम लोग फास्ट कर देते हैं, इसके कारण कूलिंग काउज हो जाती है। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। तो समर में हमें कैसे क्लॉथ पहनने चाहिए, तो इसका आंसर दिया हुआ है बुक में भी, आप बुक पे भी देख सकते हैं। समर में हमें हमेशा कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद आराम से इवेपोरेट हो जाता है, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है, इसी कारण कूलिंग काउज होती है, और हमें कोल्ड फील होगा समर में। इसी कारण से हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ को पहनने चाहिए। अब अगला कंसेप्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझते हैं। तो डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। मान लीजिए कि कोई दो मैटर है, दो सॉलिड ले सकते हैं, दो लिक्विड, मेनली लिक्विड में ज्यादा होता है, गैसेस में भी बहुत ज्यादा होता है। तो लिक्विड और गैस के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने इंक के 2 ड्रॉप डाले या उजाला के 2 ड्रॉप डाले, तो वो धीरे धीरे पूरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। वो पार्टिकल कहाँ जाते हैं, अगर इंक के मैंने ड्रॉप डाले एक गिलास ऑफ वाटर में, तो वो पूरे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जाके इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, तो ये डिफ्यूजन गैसेस में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, सॉलिड में भी होंगे। ओके, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई, अगर आप रूम में एक कोने में अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, तो थोड़े देर के बाद 1 मिनट के अंतर में वो पूरे रूम में उसका महक फैल जाता है, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन इन गैसेस। तो अगरबत्ती से जो गैसेस निकले वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। इसी तरह से परफ्यूम की बात करें, आप एक जगह परफ्यूम आप लगाओगे तो पूरे रूम में महक जाता है। उसी तरह कुकिंग ऑफ फूड की अगर बात करें तो कुकिंग जब होती है तो पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है। तो ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है। ये पूरा जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, तो ये गैस, डिफ्यूजन इन गैसेस हो गया, गैस में होता है। डिफ्यूजन इन लिक्विड में भी होता है, जो इंक वाला मैंने एग्जांपल बताया, या फिर आप उसमें कोई उजाला डाल दें या कोई कलरफुल लिक्विड डाल दें जो उसमें डिसॉल्व होता हो, तो वो पूरा का पूरा उसमें फैल। अब डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जाम्पल आपको बहुत रेयरली दिखाई देगा, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो ये ब्लैक बोर्ड एंड चौक वाला जो एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख देते हैं, तो अगर और लिख के काफी दिनों तक छोड़ देते हैं तो चौक के पार्टिकल थोड़ा सा उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं, और वो काफी मेहनत के बाद उसमें से निकलते हैं, काफी रगड़ना पड़ता है तब वो उसमें से निकलता है। तो ये एक है डिफ्यूजन इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल आपको जल्दी देखने को रियल लाइफ में नहीं मिलेगा। एक ब्लैक बोर्ड वाला ये एग्जाम्पल है, और मुझे एग्जाम्पल जल्दी मिला नहीं, लेकिन जो डिफ्यूजन इन लिक्विड है, डिफ्यूजन गैस है, ये आप कॉमन एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स भी हैं जो डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण डिफ्यूजन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो डिफ्यूजन इन गैसेस को ये बढ़ा देता है,
जैसे कि अगर कोल्ड फूड है, फ्रिज में फूड रखा हुआ, उसका फ्रिज खोले तो फ्रिज की में जो रखा हुआ फूड का जो महक है आपके रूम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन किचन में अगर कुछ बन रहा है, वो हॉट है, ठीक है, वो हॉट है, अगर उसका स्मेल पूरे आपके घर में फैल जाती है। वो इसीलिए होता है कि हॉट के कारण, मतलब हीटिंग इफेक्ट के कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी बढ़ जाता है और वो काफी तेजी से फैल जाता है, ठीक है। वही सेम एग्जांपल है, अगर एक गिलास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें एक गिलास में कोल्ड वाटर रहता है और एक गिलास में हॉट वाटर लेते हैं, और कोल्ड वाले में अगर इंक की ड्रॉप डालें और वहीं जो हॉट वाटर है उसमें अगर हम लोग डालें तो हॉट वाटर में बहुत फास्ट डिफ्यूजन होगा, पूरा का पूरा तरीके से उसमें तुरंत घुल जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें काफी फास्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, ठीक है। जो हॉट फूड रहता है, ठीक है, उसकी महक आपको दूर से लग जाती है, लेकिन जो कोल्ड फूड होता है उसके पास जाके उसकी आपको महक मिलेगी। तो ये चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे, आप किसी फूड शॉप के आसपास से जा रहे हो जहाँ पे तंदूर उंदूर का महक तो आपको दूर से ही लग जाए, क्योंकि वो हॉट होता है, हॉट का डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए वो काफी दूर दूर तक उसकी महक फैल जाती है। वहीं कोल्ड आइसक्रीम की शॉप के आगे आपके आइसक्रीम के शॉप के आगे तो आइसक्रीम समझ सकता हूँ, लेकिन दूर से आपको पता नहीं चलेगा महक सुन के कि हाँ आइसक्रीम के शॉप आ गया। आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कोल्ड के कारण उसकी महक फैलती नहीं है, तो यही कंसेप्ट है। अब कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज लास्ट में दिए हुए थे बुक में, तो उसको आप देख लेते हैं। ये काफी जरूरी है, आगे के क्लासेस में भी काफी ये जरूरी पड़ेंगे, तो इसको आप याद करते हैं। ये सारे एसआई यूनिट दिए हुए हैं। तो टेम्परेचर के एसआई यूनिट हो गया केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा यूनिट नहीं होता है, केल्विन होता है। लेंथ का मीटर होता है, लेंथ मीटर में हम लोग ऐसा यूनिट में नापते हैं। उसका मास की अगर बात करें तो किलोग्राम में हम नापते हैं, ग्राम में नहीं, यहाँ पे किलोग्राम में लेके चलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट में सिंबल केजी होता है। लेंथ का एम मीटर से और केल्विन का के कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वेट और मास में मैं समझता हूँ आप लोगों को अंतर पता होगा। वेट का यूनिट हो जाता है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वही वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब बोल सकते हैं, एम टू द पावर 3 ये इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेंसिटी की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। और प्रेशर की बात करें तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ साथ आपको वीडियो में कुछ सजेशन देना है तो आप वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 2 जो है वो इसके आपके लिंक में यहाँ पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।